तो हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत बहुत करता हूँ स्वागत अपने चैनल एजुकेशनल पॉइंट पे आने के लिए। चलिए अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग एक ही वीडियो के अंदर में आपका जो है सो इंडियन का जो इंडियन पॉलिटी बोलते हो या सिविक्स बोलते हो, जिससे क्वेश्चन आपसे पूछी जाती है, वो हम एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। मैं इस क्लास स्टार्ट होने से पहले शुरुआत से ही बता दूं कि ये किस किस कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये ओनली फ्रेंड्स पटना वुमेंस कॉलेज के लिए है। पटना यूनिवर्सिटी के अंदर में एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो रही है। हाँ, जिन जिन कोर्स का हो रहा है, जिसके अंदर में आपका सिलेबस के अंदर में जीके है, तो वो लोग कर सकते हो, और बाकी जिनका है वो लोग तो मुश्किल है उनके लिए। लेकिन मैं बता दूं कि पटना वुमेन्स कॉलेज के लिए अगर आप बीसीए की तैयारी कर रहे हो या बीबीए की या बीए की या बीएससी की, अगर आप में जीके है या बिलीस की, अगर आप में जीके कोर्स है, तो जीके इससे ज़्यादा अंदर नहीं पूछा जाएगा। चलिए आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली कि आप मेरा क्लास कहाँ से कर सकते हो। फ्रेंड्स, क्लास करने के लिए आपको पता ही है कि ग्रुप में कैसे ऐड होते हैं। मैं आपको एवरी इन्फॉर्मेशन पहले भी दे चुका हूँ और बार बार एक ही बात को बोलकर मैं आज नहीं चाहता। फ्रेंड्स, इस पर क्लिक कीजिए और यहीं पर आपको मिल जाएगा पटना वुमेन्स कॉलेज। इस पर क्लिक कीजिए और इसके अंदर में मैंने पुरानी वीडियो में बताया था कि किस किस कोर्स का यहाँ पर होने वाला है एडमिशन, किस किस कोर्स का नहीं होने वाला है, वो देख लीजिएगा। यहाँ देखिए हर एक क्लास आपके पास अवेलेबल है। इंग्लिश की क्लासेज है, रीजनिंग क्लासेज है, उसके बाद में फिर आपको जो भी क्लासेज है जो मैं अब तक ला चुका हूँ, एवरीथिंग इस पर अवेलेबल है। चलिए हम बिना टाइम करते बर्बाद बात करते हैं हम लोग फ्रेंड्स इस पर। तो अगर आप लोग जो है सो क्वेश्चन पहले आप आज क्लास करने से पहले थोड़ा सा आप ये पढ़ लीजिए कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको यहाँ पूछा जाता है। यहाँ मैं अगर बात करूँ, यहाँ पर एक मिनट रुक जाइए, हाँ खुले दीजिए। हाँ, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो इस वाले में देखिएगा, इस वाले में पहले मैं क्वेश्चन उठा लेता हूँ और तब मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन किस टाइप की आपकी पूछी जाती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। चलिए अब यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके जो बायो से क्वेश्चन आने वाले हैं, बायो में बोल रहा हूँ। अब यहाँ से फ्रेंड्स जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पॉलिटिकल साइंस में, उसमें क्वेश्चन देखिए किस टाइप के आधार पर आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपको वहाँ पर पॉलिटी पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन देखिए, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है, उसका नाम है आंध्र प्रदेश। ये आपके पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद फिर और देखते हैं क्वेश्चन सब जो इंपॉर्टेंट जो है, जो आपके पॉलिटी साइंस से आ सकती है। ये देख लेता हूँ मैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी आपके पॉलिटिक्स के अंदर में किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, तो इसका नाम यहाँ पर कोयम्बटूर है। और भी कुछ सब क्वेश्चन देख लेते हैं हम पहले, तब हम बात करेंगे आपके साथ में। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था, विच डे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंट। पता है आपको सबको, यहाँ पर 26 जनवरी। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पॉलिटिक्स साइंस से आते हैं, ज़्यादा डीप नहीं आता है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर कि राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो जो राजनीतिक विज्ञान के जनक है उन्हें किसे माना जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए, आप प्लेटो है, अरस्तु है, कौटिल्य है और लास्की है। तो पहले कौटिल्य जो है वो अर्थशास्त्र जनक माना जाता है, तो ये तो होगा नहीं। तो फ्रेंड्स इसका नाम जो है सो आप अरस्तु के साथ में इसके साथ जा सकते हो, अरस्तु। फिर फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो, ये क्वेश्चन है कि हु कंपोज्ड इंडियन नेशनल एंथम, भारत के राष्ट्रगान की रचयिता कौन है। तो यहाँ राष्ट्रगान के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब राष्ट्रगीत नहीं है। वही राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत क्या है, इसका आंसर खैर सी है। वो क्या है वो मैं सब समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर में। फिर देखिए, इस टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे, प्रारूप समिति के, तो इसका नाम है भीमराव अम्बेडकर के नाम से जानते हैं। वो भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फिर देखिए, यहाँ पर लोकसभा जो है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो फ्रेंड 5 साल का होता है। राज्यसभा का होता है 6 साल का, मतलब उसको लोकसभा को बोलते हैं यहाँ पर यहाँ देखिए लोकसभा, यहाँ देखिए क्या बोलते हैं नहीं बोलते, सब हम बात करने वाले हैं इसके ऊपर में। इसमें फिर यहाँ देखिए क्वेश्चन दे सकते हैं कि विच इज नॉट एन एलिमेंट एन स्टेट, स्टेट कौन सा एलिमेंट नहीं है। ऐसे से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। भारत का कौन सा पहला राज्य है जहाँ पर सबसे पहले महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किया गया, वो नाम बिहार है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए इसी बात पर हम करते हैं डिस्कस और स्टार्ट करते हैं। आइए चलिए, तो हम स्टोरी वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने पिछले बार छोड़ा था, ठीक है। हमने पिछले बार फ्रेंड्स आप लोग को डिटेल्स के वीडियो के अंदर में बताया था किस तरह अपने इंडिया के अंदर में ब्रिटिश लोग आए थे और फाइनली उनको यहाँ से लौट के जाना पड़ गया। तो पिछले बार की वीडियो में जहाँ तक बात किए थे, आज वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बनना स्टार्ट। पहले हम यहाँ पर सबसे पहले हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना स्टार्ट करेंगे। जब इसको हम बना देंगे तब फिर इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात जानेंगे। चलिए शुरू स्टार्ट करें। तो यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ यहाँ फ्रेंड्स कि हुआ क्या कहानी। अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में याद कीजिए, मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर में बताया था कि अपने इंडिया के अंदर में पहले ही से
आपका जो है सो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 28 दिसंबर 1885 को पहली बार अपने इंडिया के अंदर में आया था, उनका एक ही काम था कि यहाँ के लोगों के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हो, जो बातें हो, सो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पहुंचाया जाए। इसी के लिए सबसे पहली बार इनको बनाया गया था एओ ह्यूम के बराबर के साथ में, याद कीजिए। और उसके बाद में मैंने बताया था कि ये हर एक साल पर ये अपना मीटिंग करते थे भारत के किसी भी कोने में, जहां तहाँ। उसमें मैंने आपको वीडियो में समझाया था, अगर नहीं देखे हो तो आप इससे पहले वाला का वीडियो देख लो, क्लास 5, उसमें समझ में आप आ जाएगा। इसमें मैंने बताया था कि 1929 में क्या हुआ था, 1934 में क्या हुआ था, मैंने पूरी बात उसमें बताई थी। सबसे पहली बार 1924 के अंदर में बेलगांव जो अधिवेशन था कर्नाटक का, वहां पर गांधी जी भाग लिए थे। अगर आप नहीं देखे हो जाके वहां पर देख लो वो वीडियो, ठीक है। चलो फिलहाल हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं और इसके आगे बात करते हैं यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आप इसके बारे में बात कर रहे हैं पहले। इसकी स्टार्ट जो पिछले बार जहाँ छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। हुआ क्या कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात चल रही थी, तो यहाँ ख्याल रखिएगा, मैंने फिर से मैं ध्यान देता हूँ कि 1934 से पहले हम लोग बस ओनली मांग कर रहे थे स्वराज का। अब ये स्वराज क्या है फ्रेंड्स? स्वराज एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है कि इंडिया के अंदर में जो ब्रिटिश लोग हैं, है ना, उनका जो गवर्नमेंट अपने इंडिया के अंदर में बना हुआ है, उसके आधार पर हम लोग जो है सो उनके सपोर्ट में काम करेंगे। मेरी बात समझना, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरी तरह से हटाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग के पास उस समय हम लोग का ये मानना था कि हम लोग को पूरे देश चलाने के लिए, यहाँ तक कि हमारे जो गांधी जी थे, वो गांधी जी का भी यही मानना था कि अपने देश के अंदर ब्रिटिश ठीक है, लेकिन ब्रिटिश इंडियन को थोड़ा बहुत हक दे दे, तब सब ठीक है। नहीं तो ब्रिटिश अपने यहाँ राज कर रहा है, बहुत बेहतर है। आप सोचोगे सर ये क्या बोल रहे हो? जी मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो चाहते थे यहाँ पर है फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय। क्यों? क्योंकि बताता हूँ रीजन। उनका ये मानना था कि अपने इंडिया में जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से जाएगी ना, फिर से अपने इंडिया के अंदर मोनार्ची आ जाएगी, मतलब कि राजतंत्र आ जाएगा। उस राजतंत्र मतलब जहां पर राजाओं की शासन हो, उससे बेहतर है कि अपने इंडिया के अंदर में सेंट्रलाइज पूरा व्यवस्था है और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट संभाल रही है, लेकिन बशर्ते उसके अंदर में इंडियन कुछ थोड़ा बहुत वो हेल्प करे। इसके लिए गांधी जी ने बढ़ चढ़कर 1914 से लेकर 1918 के बीच में जो हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई आप लोग साथ दो, है ना, आप लोग जो है सो इंडियन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका साथ दो, जाओ उनके साथ युद्ध में लड़ो। और इन्हीं के बात करते करते तो 10 लाख लोगों ने यहाँ से जाकर वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में हाथ मतलब जाके उनके युद्ध में साथ दिया, फाइनली उनको फर्स्ट वर्ल्ड वार जिता दिया। और लगभग 70,000 के आसपास अपने यहाँ तो लोग मर गए थे, उसमें शहीद हो गए थे, लेकिन फिर भी जो है सो यहाँ का सपोर्ट उन्होंने किया। लेकिन जैसे ही 1918 में उन्होंने खत्म किया था, मैं पिछले जैसे 1918 के अंदर में उनका जो विश्व युद्ध है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है, वो खत्म हुआ था, उन्होंने 1999 के अंदर में यहाँ पर जालियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया। मैं बताया था यहाँ पर 13 अप्रैल 1999 को, है ना, मैंने आपको वहाँ पिछले वीडियो में बताया था उसके अंदर में। और वो क्यों हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिस कारण से फाइनली हम लोग का विचार पूरी तरह चेंज हो गया। अब हम लोग को ना अपने यहाँ चाहिए था स्वराज, है ना, लेकिन पूरी तरीके से स्वराज मतलब मैं फिर समझा, स्वराज मतलब ये हुआ कि एक ऐसा गवर्नमेंट हो जिसके अंदर में हम लोग करें, उसमें के अंदर में ब्रिटिश यहाँ पर आकर कुछ भी ना करे, हम लोग पूरी तरह से कंट्रोल करें, ठीक है ना। तो इसी के लिए यहाँ पर यहीं से मामला स्टार्ट हो जाती है फ्रेंड्स। मामला यहाँ से स्टार्ट होती है फ्रेंड्स कि अगस्त जो आप देख रहे हैं यहाँ पर अगस्त प्रपोजल, उससे पहले क्या हुआ कि 1934 में मैं फिर से मैं दिखाया था, एक मिनट हो जाइए एक मिनट, हाँ यहाँ पर चलिए। तो यहाँ देखिएगा 1934 में फ्रेंड्स क्या हुआ था, 1934 के अंदर में अपने यहाँ एक अधिवेशन बैठा था। सबसे पहले मैं बता दूं आपका कि उससे पहले 1929 के अंदर में एक लाहौर में अधिवेशन बैठा था, लाहौर के अंदर में। उसमें पहली बार फ्रेंड्स स्वराज शब्द का यूज किया गया था, स्वराज शब्द का, जिसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ना बस एक हेड ऑफ में रहे, बाकी यहाँ पर वोटिंग हो और वोटिंग के तहत में जो इंडियन है वो चुने जाएंगे। हम लोग का ये मानना था, हम लोग अभी भी पूरी तरीके से अपना कंट्रोल यहाँ पर इंडिया पर नहीं चाहते थे, मतलब कि पूरा तरह से मेरा अपना कंट्रोल हो। लेकिन 1934 के अंदर में पहली बार एक शख्स था, उसका नाम ऐसे पूछ सकता है आपको, एक शख्स था, उनका नाम था 1934 के अंदर में, जो कि बैठे थे आपके इंटरनेशनल कांग्रेस असेंबली में। उन्होंने पहली बार पूर्ण स्वराज शब्द के बारे में उन्होंने बात किया, पूर्ण स्वराज। उसका नाम था एमएन रॉय। अब यहाँ से पूछेगा यहाँ पर कि 1934 में किसने पूर्ण स्वराज कि यहाँ पर सबसे पहली बार बात उठाई थी, सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की बात उठाई थी, है ना। तो उनका नाम मैं बताना चाहता हूँ, उनका नाम था एमएन रॉय, है ना। पूछेगा आपसे कि सबसे पहले संविधान सभा के गठन की बात किसने की थी, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गठन की बात किसने की थी? तो उसका नाम था फ्रेंड्स मणिकनाथ नाथ, मतलब कि आप उसको एमएन रॉय के नाम से जानते हैं 1934 के अंदर में, ठीक है। उसके ठीक एक साल के बाद
1935 के अंदर में जवाहरलाल नेहरू ने भी ये बात कही कि हाँ कि अपने यहाँ इंडियन जो हमारा संविधान सभा है वो होनी चाहिए, ठीक है। फाइनली 1936 में, मैं फिर से बता दूं, यहाँ इंपॉर्टेंट मैं डेट बताऊँ, वो बहुत ध्यान रखिएगा यहाँ फ्रेंड्स आप लोग। 1936 के अंदर में कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में नेहरू जी की तरफ जब मांग उठा था उसको स्वीकृति दे दी। चलिए आप तो यहाँ समझ में आ गया आपको, ये 4 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्या फ्रेंड्स। पहला 1929, इसमें क्या हुआ था, इसमें लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मांग की गया था पूर्ण स्वराज की। 1934 इसमें क्या हुआ था, इसमें के अंदर में जो एम.एन. रॉय थे उन्होंने पहली बार यहाँ पर संविधान सभा के गठन की बात कर यहाँ पर कह दी थी। फिर 1936 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर में जवाहरलाल की जो मांग किया गया था उसको पूरा करने के लिए लोगों ने जोश से यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दिया। चलिए इसी को देखते हुए अपने इंडिया के अंदर में बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया कि भाई हमको हर हालत के अंदर में अपने यहाँ चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, अपने यहाँ भारतीय संविधान चाहिए। जिसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया यहाँ पर कि 8 अगस्त, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 8 अगस्त 1940 को, बहुत इंपॉर्टेंट मैं डेट बता रहा हूँ, 8 अगस्त, ऐसा पूछेगा कि अगस्त प्रपोजल कब आया था, तो आपको डेट याद होना चाहिए। 8 अगस्त को आया था, इसीलिए इसको अगस्त प्रपोजल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस 8 अगस्त पे जो 8 अगस्त को जो प्रपोजल आया था, इसके अंदर में हम लोगों ने मांग क्या किया था कि भाई अपने यहाँ इंडियन गवर्नमेंट आना चाहिए, लेकिन इन्होंने ना डोमिनेट स्टेट के नाम पर हम लोग को धोखा दिया, तो हम लोगों ने इसका विरोध किया, तो फाइनली ये यहाँ से वापस चली गई, ठीक है। 1940 को ये आई थी और ये वापस यहाँ से लौट के चली गई। फिर फ्रेंड्स आई आपके क्रिप्स मिशन पे, पूछा जाएगा आपके क्वेश्चन के अंदर में क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। अब यही से क्वेश्चन स्टार्ट में यहाँ पर फटाफट जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान देते रहिएगा। क्रिप्स मिशन अपने इंडिया के अंदर में 1942 में आए थे, 1942 के अंदर में, लेकिन इन्होंने भी यहाँ पर कुछ भी खास नहीं कर पाए और यहाँ से उनको लौट के जाना पड़ गया। फाइनली ये सब देखते हुए याद कीजिए कि हम लोग के जो इंडिया के अंदर में भारत छोड़ो आंदोलन, इंडिया फ्रीडम मूवमेंट, महात्मा गांधी ने जोर सोच चलाया, जिसका असर हुआ और फाइनली 1946 के अंदर में, ध्यान देना, 1946 के अंदर में कैबिनेट मिशन आई, जिसके तहत में यहाँ पर कही गई कि देखिए अब बहुत हो गया, अब एक काम कीजिए, आप लोग ना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट के रूप से आप लोग एक अपना कमेटी बैठाइए, उस कमेटी के अंदर में आपको जो करना है कीजिए, हमको उससे मतलब नहीं है, आप लोग बस हर 10 लाख पर एक कैंडिडेट चुनिए और एक अपना कैंडिडेट बैठाइए। मेरी बात समझिए, इन्हें ये क्या हुआ था, कैबिनेट जो मिशन था वो आया था 1946 में, ठीक है। इसका मेन काम क्या था कि इंडिया के अंदर में अपना इंडियन गवर्नमेंट को बैठा देना, ठीक है, अपने जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको वहाँ पर स्वीकृति देना, यहाँ पर संविधान बनाने के लिए। अच्छा, कुछ लोग समझेंगे सर ये संविधान होता क्या है, अपने देश के अंदर जो रूल्स है ना, उस जब बताओ इतना बड़ा आपका घर है, उस घर को चलाने के लिए कितना सारा रूल्स होता है, और इतना बड़ा देश है, उस इतने बड़ा देश को चलाने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स तो चाहिए ही, रूल्स चाहिए, कानून चाहिए, बिना कानून को तो देश चलेगा नहीं, और पता ही होना चाहिए। यही रूल्स बनाने के लिए ना कैबिनेट मिशन आई थी। उन्होंने कहा कि देखिए हर आप अपने इंडिया के अंदर में वोटिंग करवाइए, हर 10 लाख एक आदमी पर एक आदमी चुनिए और एक अपना कमेटी बैठाइए, है, उस कमेटी के अंदर आदमी बैठाइए और आप लोग अपना अपना जो रूल्स जो है, जो बनाना है कानून, वो बनाना स्टार्ट कर दीजिए। लोगों ने इस पर स्वीकृति भर दी, हाँ चलिए ठीक है हम बना देंगे। और फाइनली अपने देश के अंदर में कैबिनेट मिशन के द्वारा ही 1946 में आया था, उसी मिशन के द्वारा ही अपने देश के अंदर में स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन बनाना, है ना, स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपको 2-3 बातें और याद रखना पड़ेगा। चलिए तो सबसे बता दो कि 1946 के अंदर में जैसे कैबिनेट मिशन आई, हम लोगों ने वोटिंग कर लिया और फाइनली हम लोग का जो टोटल सीट था वो 389 सीट था। 389 सीट पर मतलब 389 आदमी टोटल यहाँ पर आए वोटिंग होकर। आप इसके अंदर में ब्रिटिश पाने कितने थे उतना आपको नहीं जानना, बस इतना जानना कि स्टार्टिंग के अंदर में इतना था, लेकिन लास्ट होते होते 299 बच गया था। पूछोगे सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ कि इसमें बहुत से मुस्लिम थे ना, उन्होंने अपना एक अलग देश की मांग की पाकिस्तान, और बहुत सारी सीटों को यहाँ से उठाकर वो लेके चली गई, जिसके लिए लास्ट में बस इतना ही बचा था। फाइनली बस जानो आपको 389 सीट पर वोटिंग हुई हर 10 लाख आदमी पर। अब फाइनली हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर दिल्ली के अंदर में जो यहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, वहाँ पर हम लोगों ने फाइनली जो है सो एक अपना पूरी तरह से अपना 389 मेंबर को तैयार होकर हम लोग बैठ गए। चलिए भाई अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना सब कुछ बनाना, जो कि कौन सा आदमी कैसे कैसे काम करेगा। अब जिसके लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहला बात सुनो, यहाँ पर उन्होंने उसके लिए क्या किया, यहाँ पर कमेटी बनाने से पहले उन्होंने क्या किया, यहाँ पर 2 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है फ्रेंड्स आपका 9, मैं फिर से बता दूँ यहाँ पर 9 दिसंबर 1946,
इस दिन क्या हुआ था, इस दिन पहली बार वोटिंग होकर आए हुए लोगों के साथ मीटिंग बैठी और सब लोग बैठकर विचार किए कि हाँ भाई आज से काम करना स्टार्ट हम कर देते हैं और अपना इंडियन जो गवर्नमेंट है उसको बनाना स्टार्ट करना, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कानून है वो बनाना स्टार्ट हम कर देते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें हड़बड़ी में उस दिन क्या हुआ कि पहली मीटिंग थी। अब लोगों को ना, अब इसमें इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग, कोई ना कोई हेड चाहिए है ना, कानून में कोई ना कोई, मतलब इस कमेटी का कोई हेड चाहिए। अब उस हेड को कौन चुने, मतलब कैसे चुना जाए, जिसके लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो सबसे बड़े हैं, जो सबसे बूढ़े आदमी हैं, उसी को हम हेड चुन देते हैं, है ना। जिसके लिए उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, इसके लिए उन्होंने यहाँ पर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को, वो क्या थे, वो सबसे ज़्यादा हेड थे, इसी के लिए सबसे ज़्यादा बूढ़े आदमी थे, इसीलिए उनको मात्र 2 दिन के लिए अस्थायी, मतलब टेम्पोररी बेसिस पर उनको चुना गया, यहाँ का कमिटी मेंबर का हेड चुना गया। लेकिन 9 दिसंबर के बाद जैसे ही फ्रेंड्स 11 दिसंबर को दोबारा मीटिंग बैठी, उस मीटिंग के अंदर में यहाँ पर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे उनको हटा दिया गया और फाइनली परमानेंट के रूप में वोटिंग के द्वारा हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे जो देश है उस देश के, हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ रहा था उसके परमानेंट क्या बन गया फ्रेंड्स, उनके परमानेंट कमेटी के मेंबर बन गया था। आपसे पूछेगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था, अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ से बनना स्टार्ट हो गया। अब बनना स्टेप फ्रेंड्स जब स्टार्ट हो गया तो यहाँ से फाइनली क्या हुआ, अब आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखना बहुत जरूरी है, उसको बोलते हैं हम इंपॉर्टेंट डेट। चलिए उतने सारे में जो इंपॉर्टेंट है बस मैं वही बताऊंगा, आपको ज़रा ध्यान नहीं देना है। चलिए मैं बता दूं, सबसे पहले अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनने में कितना दिन टाइम लगा था, पूछ सकता है आपको, तो वो लगा था फ्रेंड्स 2 साल, टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन या 17 दिन, दोनों में से कोई भी हो, जो ऑप्शन हो वो बना देना। 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर में अपना जो संविधान है वो बन के टोटल तैयार फ्रेंड्स हो गया। इसके बाद में फिर आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनना स्टार्ट हो गया था, जो कब से पहला मीटिंग बैठना स्टार्ट हो गया था, तो 9 दिसंबर 1946 को पहला मीटिंग बैठा था। ठीक है, चलिए अब आपसे और भी क्वेश्चन यहाँ पर डाला जा सकता है, उस सभी के सभी क्वेश्चन को आपको यहाँ पर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पहला यह क्वेश्चन है, इसके अंदर में जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर में क्या महिलाएं भी थी? हाँ बिल्कुल महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी पूछेगा आपसे, टोटल 15 महिलाएं, ये ग्रुप था अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो बैठा था ग्रुप के अंदर में, उसमें टोटल यहाँ पर 15 महिलाएं भी थी, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। उसमें इंपॉर्टेंट कौन थी, तो उनको इंपॉर्टेंट 2-3 नाम याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। पहली थी सुचेता कृपलानी, जो बनी थी यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, फिर नेक्स्ट थी आपकी सरोजनी नायडू, ये सब इंपॉर्टेंट पर्सन थी, और भी बहुत सारे थे, है ना। तो ज़्यादा आपको नहीं जानना है, बस जो इंपॉर्टेंट था वो आपको मैं बता दिया हूँ। चलिए अब स्टार्ट करता हूँ कि अपना जो संविधान था वो बनने कब तैयार हुआ। तो फ्रेंड्स अपना संविधान था वो 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद फाइनली बन के तैयार हो गया, और वो डेट था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, लेकिन इस दिन हम लोग जैसे ही अपने देश के संविधान को लागू करने ही वाले थे, अपने देश जो संविधान था उनको देख कर हम लागू करने ही वाले थे, फाइनली जवाहरलाल नेहरू ने उनको रोक दिया और कहा कि याद कीजिए कि हम लोगों ने बहुत ही पहले 31 दिसंबर 1934 के आसपास जो है सो, उसी के आसपास, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, उसी पास हम लोग डिसाइड किया था कि 26 जनवरी को ही हम लोग अपना क्या बनाएंगे, अपना गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे बनाएंगे। तब भाई लोगों ने कहा कि देखो 26 नवंबर हो ही चुका है, थोड़ा दिन वेट कर लेते हैं और 26 जनवरी को हम लोग अपना देश का नया संविधान लागू करेंगे फ्रेंड्स। इसी के लिए उन्होंने थोड़ा दिन वेट किया और फाइनली 26 जनवरी 1950 को अपने देश के अंदर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको याद करना था, वो आप लोग याद कर लो। अपने देश के अंदर 26 जनवरी 1950 को अपने देश के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है वो चीज़ फ्रेंड्स आपकी आ गई। ठीक है, आप देखो इस दिन तो हम मनाते हैं रिपब्लिक डे, लेकिन जिस दिन आपकी देश की संविधान बन के तैयार हो गई थी वो दिन कौन सा था? तो फ्रेंड्स 26 नवंबर 1949 को अपना जो देश संविधान बनकर तैयार हो गया था, इस दिन को हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डे मतलब भारतीय संविधान दिवस के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे पूछेगा आपसे कि अपना भारतीय संविधान दिवस किस दिन लागू हुआ, किस दिन इंप्लीमेंट हुआ, तो वो है 26 जनवरी 1950। लेकिन किस दिन बन के तैयार हुआ क्वेश्चन पूछ देगा आपको, किस दिन बन के तैयार हुआ या फिर किस दिन हम लोग संविधान दिवस बनाते हैं। उस केस में आपको आंसर मानना है 26 नवंबर। ध्यान दीजिएगा 26 नवंबर, नॉट आपको ये 26 जनवरी नहीं मानना है। ठीक है,
ध्यान रखिएगा इसी बात का, ताकि आपको दिक्कत इस बात का नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको याद करना होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताना चलिए। वो है फ्रेंड्स आपका कि जो अपना जो देश है, उस देश के अंदर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेट है। उसमें पहला डेट है कि अपने देश के अंदर में किस दिन, यहां ध्यान दीजिएगा, किस दिन अपने देश के अंदर में, एक मिनट, तो वो डेट फ्रेंड्स ये है कि आपका राष्ट्र ध्वज, मतलब अपना जो झंडा है, अपना जो तिरंगा है, उसको कब अपनाया गया था अपने इंडिया देश के अंदर में। देखो तो आप लोग आमतौर पर कुछ भी मना दोगे, तो मैं बता दूं यहाँ पर वो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेट, बहुत इंपॉर्टेंट याद कीजिएगा, 1947 में। उसके बाद में जो अपना राष्ट्रगीत है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अपना राष्ट्रगीत क्या है और राष्ट्रगान क्या है, इस पर बहुत बारीकी ध्यान दीजिए। देखिए राष्ट्रीय गीत मतलब हुआ हम लोग का नेशनल सॉन्ग, और हम लोग का जो नेशनल सॉन्ग है वो जन गण मन नहीं है, हम लोग का नेशनल सॉन्ग फ्रेंड्स वंदे मातरम है, ठीक है, जिसको लिखे थे हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। उसके बाद में जो हम लोग का जो राष्ट्रीय गीत के अलावा जो हम लोग का राष्ट्रीय गान है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय गान जो बोलते हैं यहाँ पर नेशनल एंथम, तो हम लोग का जो नेशनल एंथम है वो है फ्रेंड्स जन गण मन, जिसको लिखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। इन दोनों को अपनाया गया था, तो इन दोनों को अपने देश के लिए 24 जनवरी 1950 को अपने देश में लागू करने के लिए अपना लिया गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेट है, वो आपको 12 पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब सीधे हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी के बारे में। कमेटी से क्वेश्चन पक्का आएंगे। ये क्वेश्चन जो है सो मैं तो खैर नहीं देखा हूँ 1-2 सालों से, जहाँ तक मैं देखा हूँ पटना वुमेंस कॉलेज का प्रीवियस ईयर के अंदर में, तो उसमें क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ध्यान में आपको रहेगा तो अच्छा रहेगा। देखिए इंपॉर्टेंट कमेटी क्या है फ्रेंड्स, तो अपना जो देश का जो संविधान बन रहा था उस समय ना, हर एक चीज़ को मान के चलिए, यहाँ पर टोटल 300 आदमी है, 300 आदमी के 10 आदमी को काम दे दिया कि भाई तुम साहब तुम जो है ना केवल पुलिस से रिलेटेड कानून बनाओ। 10 आदमियों को काम दे दिया गया कि भाई देखो तुम एक ही बार यही काम करो कि देश के अंदर जो राष्ट्रपति होंगे वो कैसे आएंगे कैसे जाएंगे, उसके ऊपर कानून बनाओ। जो 10 आदमी हैं उसको बांट दिया गया, मतलब कहने का अर्थ है इसके अंदर में कई सारा ग्रुप बांटा गया। उसी ग्रुप में ना सबका ग्रुप का अलग अलग नाम दिया गया, उसी ग्रुप के हेड कौन थे, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए बात करें, सबसे पहला जो ग्रुप है उसका नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना। ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हिंदी में बोलते हैं प्रारूप समिति। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, प्रारूप समिति। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे हमारे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूनियन पावर कमेटी या फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, हिंदी में बोलते हैं यहाँ पर संघ संविधान समिति या संघ शक्ति समिति। इन दोनों के हेड थे वो थे हमारे JL नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है यार फ्रेंड्स। नेक्स्ट में आते हैं हमारे यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, तो जो हमारे स्टेट कमेटी के हेड थे वो कौन थे, तो वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू ही जी थे। प्रोविजनल कमेटी, एडवाइजरी कमेटी, ये सब हेड कौन थे फ्रेंड्स, तो ये सब थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। चलिए अब आइए नेक्स्ट के अंदर में बाकी बात इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपको बता दिया हूँ। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट शेड्यूल के बारे में, इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट के बारे में। चलिए फटाफट आते हैं, आइए चलिए हम आगे वो जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल है उसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा इंपॉर्टेंट शेड्यूल के अंदर पहला में क्या कहता है, पहला ये कहता है कि भारत जो है एक राज्य का संघ है, ठीक है। फटाफट देखिएगा, शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछने उसे डालता है, भारत एक राज्यों का संघ है। सेकेंड क्या कहता है, सेकेंड के अंदर भारत के अंदर राष्ट्रपति, उसका उपराष्ट्रपति ये सब होंगे, वो सेकेंड कहता है, ठीक है। थर्ड क्या कहता है फ्रेंड्स, थर्ड शेड्यूल जो हमारा वो कहता है कि इनका जो पद होगा उस पद पर शपथ भी हम करवाएंगे, शपथ भी हम करवाएंगे। फोर्थ क्या कहता है, उनको वेतन भी देंगे, उन लोगों को हम लोग वेतन भी देंगे, शपथ के बाद वेतन देंगे। चलिए फोर्थ तक खत्म हो गया। 5 और 6 ये दोनों क्या है, इस दोनों के अंदर में 5 में SC ST के लिए विशेष अधिकार है और 6 में क्या है, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बता दूं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसमें स्पेशल उन लोगों को मिला है कुछ ना कुछ चीज़, उसके बारे में बात, मतलब कुछ कुछ स्पेशल उनको इंक्रीमेंट मिला है, उसके बाद किया गया है। 7th में क्या है, 7th के अंदर में, 7th में फ्रेंड्स अपने देश के अंदर में राज्य और केंद्र के शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसके अंदर में फ्रेंड्स 3 सूची के बारे में बात किया गया है, 3 सूची के बारे में। वो आप कहोगे सर ये सूची कौन सा है, सुन लीजिए। पहला सूची है, सेकेंड और थर्ड के बारे में सब में बात करते हैं। पहला सूची के बारे में बात किया गया है राज्य सूची के बारे में, राज्य सूची मतलब, और फिर थर्ड है आप, सेकेंड है संघ और फिर है फ्रेंड्स समवर्ती। राज्य सूची में क्या है, राज्य सूची मतलब ऐसा आर्टिकल्स, ऐसे चीजें हैं जो केवल राज्य ही कानून बना सकती है,
एग्जाम्पल ले लो, पुलिस के बारे में कुछ भी अपडेट करना होगा, पुलिस का ड्रेस क्या होगा, पुलिस कैसे चलेंगे, पुलिस का तनख्वाह कितना होगा, ये पूरा कंट्रोल राज्य के हाथों में होता है। कृषि मतलब कि एग्रीकल्चर से जुड़े जितने चीज होंगे ना, सबके सब राज्य ही आपको उसके ऊपर कानून बनाएगा। व्यापार मतलब बिजनेस से जुड़े जितने कानून होंगे सबके सब राज्य के ऊपर कंट्रोल है। इस पर चाह के भी केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, सबका सब स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। संघ सूची में क्या आता है फ्रेंड्स? संघ सूची में क्या आता है? संघ सूची के मतलब जिस पर सिर्फ सेंट्रल का कंट्रोल है, चाह के भी चाहे तो इसके अंदर में राज्य वाले नहीं कूद सकते। एग्जाम्पल ले लो, डिफेंस मतलब रक्षा प्रणाली, उसमें चाह के भी हम लोग मतलब कि राज्य वाले नहीं जा सकते। और ले लीजिए बैंक, बैंक से जो भी चीजें जुड़े हुए हैं वो राज्य के स्पेशल के लिए बात किया गया है। मुद्रा फ्रेंड्स, मुद्रा मतलब कि पैसा, जब एग्जाम्पल के लिए मोदी जी ने डिमोटाइज कर दिया था, मतलब आज से 12 बजे से आज से ये नोट नहीं चलेंगे, तो ये कंट्रोल किसके हाथ में है? पीएम मोदी के हाथ में। मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो जब मन तब इसके ऊपर कंट्रोल कर सकती है, इसके लिए नया कानून बना सकती है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग लास्ट समवर्ती। इसमें कौन कौन फ्रेंड्स आता है? जैसे हिंदी, आप ये हिंदी बोल रहा हूँ, इंग्लिश चाहे तो आप गूगल करके दे सकते हो, मुझे याद नहीं है अभी। समवर्ती बात कर, समवर्ती में क्या आता है? जिसके अंदर में राज्य वाले और केंद्र वाले दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। इसके अंदर क्या क्या आता है? तो फ्रेंड्स शिक्षा, एजुकेशन, वो समवर्ती सूची के अंदर में शामिल होते हैं। वन से जो चीज है वो इसमें शामिल फ्रेंड्स होंगे। माप तौल में क्या कैसे होगा वो चाहे तो दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। विवाह से जुड़े जितने भी कानून होंगे वो चाहे तो दोनों मिलकर बन सकते हैं। ऐसे कुछ समझी चीज है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट मिनट पर। आइए फ्रेंड्स, 8 शेड्यूल में क्या है फ्रेंड्स? 8 शेड्यूल के अंदर में टोटल अपनी लैंग्वेज है। लैंग्वेज कितनी है अपनी याद कर लीजिए, यहाँ पर टोटल यहाँ पर 22 लैंग्वेज है, उसके बारे में बात की गई है। 9th में फ्रेंड्स क्या है? 9th के अंदर में संपत्ति मतलब कि भूमि का अधिकार, संपत्ति हमारा जो होता है वेल्थ, उसके ऊपर कानून बनाया गया है, ठीक है। 10th में क्या है फ्रेंड्स? 10th के अंदर में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। 11th में क्या है? तो 11th में पंचायती राज है, मतलब कहने का तो जब पंचायत होता है उसके बारे में है। और 12th में क्या है फ्रेंड्स? शहरी निकाय, मतलब पटना नगर निगम, ये से जो नगर निगम है तो 12th में आता है। तो यहाँ पर आपका द इंड हुआ, आपका 12 जो शेड्यूल है वो इंड हो गया। चलिए अब बात हम लोग थोड़ा कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। चलिए आइए फ्रेंड्स, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 14 से 18 बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। देखिए जो जानना है बस वही जानिए, आपको ज़्यादा डीएनए नहीं निकालना है किसी चीज़ का, और ज़्यादा डीप नहीं जानना, जितना ज़्यादा जानना है उतना आप पढ़ के रखिए अपने पास। आर्टिकल नंबर 14 से 18 में क्या बताया गया है? राइट टू इक्वलिटी। इससे क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल को हम राइट टू इक्वलिटी बोलते हैं, तो वो है 14 से 18 के बीच में। इसमें क्या है कि अपने जो गवर्नमेंट है ना, वो हम लोग कुछ फंडामेंटल राइट दी है। वो फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, इसी के लिए हम उसको बोलते हैं फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। चलिए बात कर ले इसके अंदर में, तो आर्टिकल 14 में क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। 15 में क्या है? तो इतना आपको नहीं जानना है कि क्या है कैसे है, ये नहीं जानना, बस जानना है कि राइट 14 से लेकर 18 तक में क्या आता है, राइट टू इक्वलिटी। वैसे मैं देख रहा हूँ कि आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं आता है, न के बराबर आता है, तो आप चाहे तो याद करो या फिर छोड़ भी सकते हो, नहीं पढ़ना है तो पढ़ लो, कहीं आ जाए इस बार, है ना। फिर आते हैं आर्टिकल नंबर 90 से 22 के बीच में क्या है? राइट टू फ्रीडम, ठीक है। उसके बाद फिर बात कर ले 23-24 में क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, मतलब अत्याचार के खिलाफ मतलब बोलना। नेक्स्ट में आते हैं राइट ऑफ फ्रीडम टू रिलीजन, किसके लिए है? 25 से लेकर 28 तक में। इसके बाद में फ्रेंड्स आपके कल्चरल और एजुकेशनल के बारे में कहाँ से कहाँ था? 29 से लेकर 30 तक। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहाँ है? आर्टिकल 32 तक, ठीक है। चलिए आप और भी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आइए चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो अब बात हम कर रहे थे, तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक पढ़ लिए। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में क्या था? फंडामेंटल जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट है उसके में हम लोग डिटेल्स के बारे में बात कर लीजिए। उसके अलावा 36 से लेकर 31 तक क्या है? 30 से लेकर 51 तक में क्या है? यहाँ पर है डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में कहे तो राज्य के नीति से तत्व, वही आते हैं। 51 का ए है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VBI याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन में पक्का आपका आएगा, ये पक्का आ सकता है। वो क्या है फ्रेंड्स? वो है फंडामेंटल ड्यूटी मतलब मौलिक कर्तव्य, वो सब था मौलिक अधिकार वाला। मौलिक अधिकार जो आता है वो आता है 12 से लेकर 35 तक में। देखिए मौलिक कर्तव्य किस में आता था? 51 के ए आर्टिकल में है, उसमें मौलिक कर्तव्य आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि इसके अंदर में मैं बता दूं यहाँ पर। नेक्स्ट में आते हैं आर्टिकल 80 में क्या है? 80 के अंदर में फ्रेंड्स राज्यसभा है जिसकी कार्यकाल फ्रेंड्स होती है 6 साल की, ठीक है।
और 81 में क्या है फ्रेंड्स, लोकसभा है, लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन और राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन, ठीक है। हाई असेंबली इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं लो असेंबली, याद रखना है। इसके बाद में आर्टिकल नंबर 343 में क्या है, आर्टिकल 343 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर में हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात किया गया है ना। आर्टिकल 356 में क्या है, इसके बारे में, इसमें है प्रेसिडेंट रूल, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो अपने यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, ये आ सकता है एग्जाम के अंदर में। 368 में क्या है, अमेंडमेंट, मतलब चाहे तो हम देश के संविधान के अंदर में बदलाव कर सकते हैं। 370 में क्या है, स्पेशल स्टेटस दिया गया है कश्मीर को, ठीक है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। 395 पढ़ लीजिए, इतना पढ़ लिए हैं तो इसमें क्या है, यहाँ पर आपका जो इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में, ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मुझे, जो बाकी मैं बताया हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद कर लेना है। और यही पेज बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये लीजिए स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हो, लीजिए यहाँ पर, यही बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर में कुछ नहीं है। चलिए आप सीधे हम बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आइए देखिए, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो है हमारा अमेंडमेंट, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ सकता है और पूछा भी है। अमेंडमेंट सब इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, बस 2 इंपॉर्टेंट है, बस वही आपको याद कर लेना है। 2 में बता दूं कि पहला ये इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है, पहला अमेंडमेंट ये इंपॉर्टेंट है, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर में क्या हुआ था कि अपने देश के जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें ना 2-3 शब्द नहीं ऐड किया गया था, वो 2-3 शब्द इसके अंदर में ऐड कर दिए गए थे, वो पूछ सकता है आपके। वो है सोशलिस्ट, अपने देश के प्रस्तावना में सोशलिस्ट वर्ड ऐड नहीं किया था, वो है सेक्युलर और वो है इंटीग्रेटिव, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ तीनों का मतलब। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सरकार जो है हमेशा सामाजिक बातें करेगी, समाज के बारे में सोचेगी, समाज के भलाई के बारे में सोचेगी। इसका मतलब क्या हुआ सेक्युलर का मतलब, इसका मतलब ये होगा कि सरकार चाह कर भी किसी भी एक धर्म को विशेष बढ़ावा नहीं देगी, सरकार के लिए हर एक धर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष आप ये बोल सकते हो। नेक्स्ट है वर्ड इंटीग्रिटी, मतलब क्या हुआ, सरकार को हर हाथ के अंदर में एकता बना कर रखना पड़ेगा, मतलब कि अनेकता में एकता पढ़े हो ना, ये एकता मतलब एक साथ मिलाकर चलना पड़ेगा, किसी एक को हटाना नहीं पड़ेगा, एकता में अखंडता में एकता। मेरी बात समझ में आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। हाँ एक बात और कि इसके अंदर में डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट के अंदर में हम लोग बात कर ले फ्रेंड्स, ये है फ्रेंड्स 44वां अमेंडमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1978 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट डेट पे बता रहा हूँ यहाँ पर। इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स, इसके अंदर में ना मेन बात है, इसमें फंडामेंटल जो ड्यूटी पर है 51 का ये, वो इसी आर्टिकल में आया था, ठीक है। 51 का जो ये आर्टिकल पर है ना, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी है, बस एक ही आर्टिकल उसके लिए है ही, वो इसी में फ्रेंड्स आया था, ये इंपॉर्टेंट है। फिर फ्रेंड्स आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1982 के अंदर में आया हुआ 73 और 74 अमेंडमेंट। इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स, इसके अंदर में अपने देश के अंदर पंचायती राज आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, अमेंडमेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, बस इतना ही अमेंडमेंट इसमें इंपॉर्टेंट था। चलिए आप चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से जिससे क्वेश्चन आपके आएंगे। बस थोड़ा बहुत बचा हुआ है, 10 मिनट का क्लास है, 10 मिनट के अंदर में आपकी सिविक्स खत्म है ना, बस इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना है ही नहीं आपका, बस आपका फुल सिविक्स खत्म, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए फ्रेंड्स, एक आर्टिकल मैंने आपको बताना भूल गया, आर्टिकल नंबर 32 के बारे में। देखिए मैंने इसलिए भूल गया फ्रेंड्स, मुझे याद नहीं था, ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको BR अम्बेडकर जी ने संविधान का आत्मा कहा था, ठीक है। पूछ सकता है आपको कि किसने संविधान का आत्मा कहा था, BR अम्बेडकर जी ने इसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, आर्टिकल 32। इसमें क्या है, इसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार है, मतलब कि कुछ भी हो संविधान के अंदर में उसको ठीक करने के लिए आर्टिकल 32 बहुत बेस्ट है। इसके अंदर में हाई कोर्ट को रीट का पावर जारी करने का अधिकार मिला है। आपको इतना डिटेल्स नहीं जानना है, बस ये जानना है कि किसने किसको किस आर्टिकल के लिए कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आप जानते हैं नेक्स्ट के बारे में। आइए, हाँ ये भी जो अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने देश के अंदर में 1988 से पहले ना जो लीगल एज था वोटिंग करने का वो था 21 ईयर्स, लेकिन 98 के बाद जो लीगल एज बन चुका है वो है 18 साल बन चुका है। 18 साल के हो तो आप वोटिंग कर सकते हो, ठीक है। चलिए आप जो कुछ इंपॉर्टेंट बात है फटाफट उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए अपने देश के अंदर में सबसे पहले बता दूं यहाँ पर कि अपने देश के अंदर में 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार सरकार देती है। कोई पूछ लिया जाए कितना से कितना साल तक को जो है सो हम कोई काम में नहीं लगवा सकते हैं, कोई काम अगर कर ले कोई तो उसके ऊपर बहुत बड़ा एक्ट लग जाता है, पॉस्को एक्ट, तो वो फ्रेंड्स यही एज है। चलिए आप फटाफट 2-4 टॉपिक है पढ़ेंगे और आपका फिर छुट्टी हो जाएगा। पहला टॉपिक है फ्रेंड्स राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट के बारे में, इसका जान लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन पूछ सकता है जो राष्ट्रपति होते हैं वो कौन होते हैं। राष्ट्रपति अपने देश के पहले नागरिक, कोई पूछेगा आपसे कि अपने देश का पहला नागरिक कौन होता है
तो फ्रेंड्स वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की चुनाव कैसी होती है फ्रेंड्स? प्रेसिडेंट की चुनाव हम लोग नहीं करते हैं, तो कौन करता है? तो वो करते हैं हमारे जितने भी एमएलए टाइप के जो एमएलए हम लोगों ने बनाया था वो सब मिलकर, प्लस के अंदर में बहुत सारे लोकसभा के सदस्य मिलकर, राज्यसभा के सदस्य मिलकर, ये सब मिलकर वोटिंग करते हैं और राष्ट्रपति को चुनते हैं। राष्ट्रपति कितने साल के लिए बनता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति जो होते हैं वो हर 5 साल के लिए चेंज होते रहते हैं, हर 5 साल पर चेंज होते रहते हैं अपने यहाँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता दूं यहाँ पर। नेक्स्ट में आते हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं उनको शपथ कौन दिलवाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। उनको जो शपथ दिलवाते हैं वो शपथ के लिए होते हैं हमारे यहाँ, देख लीजिएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट है, वो होते हैं यहाँ पर अपने पटना बोल रहा हूँ मैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो फ्रेंड्स आपका सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट के जो हेड जस्टिस होंगे, मतलब सबसे उच्च जो न्यायाधीश होंगे, वही फ्रेंड्स आपके जो है सो अपने हाई कोर्ट नहीं फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के जो होंगे, जो हेड जस्टिस होंगे, वही चाहे तो मुख्य न्यायाधीश अपने को शपथ दिला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में बात करें कि राष्ट्रपति को हटाना हो अपने पद से तो कैसे हटा सकते हैं? तो राष्ट्रपति को पद से हटाना इतना आसान नहीं है, उस पर हम महाभियोग ला हटा सकते हैं। ये महाभियोग क्या है आपको उतना डिटेल्स नहीं जानना है, बस सुन लीजिए कि महाभियोग क्यों नहीं होता है। सब लोग बैठते हैं और वोटिंग करते हैं कि भाई हटाए या ना हटाए, उसी को महाभियोग कहते हैं। इतना डिटेल्स नहीं जानना है, बस जानना महाभियोग से हम हटा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में राष्ट्रपति बनने की लीगल कम से कम एज कितनी है? तो फ्रेंड्स उसकी एज है 35 साल। 35 साल के हो तो ही आप राष्ट्रपति बन सकते हो, ज़्यादा डिटेल्स आप नहीं जानना। चलिए आप चलते हैं फ्रेंड्स हम सीधे अपने उपराष्ट्रपति मतलब वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर में, ठीक है। ये कौन होते हैं फ्रेंड्स? ये राष्ट्रपति के हेल्प के लिए होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, उसको बोलते हैं उपराष्ट्रपति। और अभी उपराष्ट्रपति कौन है आप लोग बता दो, आप कमेंट कर सकते हो कौन है, बता दो, पता है तो बताओ, ठीक है। फिलहाल अभी राष्ट्रपति तो हमारे द्रौपदी मुर्मू है। चलिए जो वाइस प्रेसिडेंट हमारे हैं उसके लिए बात कर रहे थे। वाइस प्रेसिडेंट का जो शपथ है वो हमारे राष्ट्रपति ही दिलवाते हैं। राष्ट्रपति ही जो है इंपॉर्टेंट पर्सन इसके अंदर में आएंगे। इसका भी एज है फ्रेंड्स 35 साल, कम से कम 35 साल का एज होना चाहिए, तभी आप इस देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। ये काम क्या है? उपराष्ट्रपति जो काम है फ्रेंड्स, वो मेन काम इसका आता है फ्रेंड्स, यहाँ देखिएगा, जो उनका मेन काम है उपराष्ट्रपति का, वो है राष्ट्रपति का हेल्प करना और फिर राज्यसभा के अध्यक्ष बन के रहना, के अध्यक्ष बन के बैठना, मतलब वहाँ का जो स्पीकर है वो स्पीकर बन के बैठना, आप ये भी बोल सकते हो। काम यही है। काम कितने साल रहते हैं? तो फ्रेंड्स ये भी 5 साल के लिए होते हैं, कोई भी 6 साल के नहीं होता है, बस 5 साल के लिए ही होते हैं फ्रेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट में बात करें कि इनको हटा कैसे सकते हैं फ्रेंड्स। इनको हटाने के लिए भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है कि इनको जो है सो हटाने के लिए वही महाभियोग टाइप का जो है कुछ लगाना पड़ेगा, तभी इनको यहाँ पर हटा सकते हैं। अब एक टॉपिक मैंने आपको नहीं बताया राष्ट्रपति के बारे में फ्रेंड्स। राष्ट्रपति को ना किसी कैदी को सुप्रीम कोर्ट ने या फिर हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दे चुकी है, फांसी की सजा, तो राष्ट्रपति चाहे तो वो क्षमादान की शक्ति उसको दे सकती है, क्षमादान उसको कर सकती है। मतलब फांसी से ये नहीं कि हाँ जेल से मुक्त हो जाएगी, नहीं, फांसी से उसका जो सजा है वो आपको जीवन काल मतलब आजीवन कारावास में भी चेंज हो सकता है। ये राष्ट्रपति के हाथ में बिल्कुल पावर होती है, ठीक है, ये ख्याल रखना। उसके बाद में फिर बात करें कि अपने देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो नाम था फ्रेंड्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अपने देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो उसका नाम है प्रतिभा पाटिल। जो क्वेश्चन यहीं से डालेगा आपका, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अपने देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट, तो फ्रेंड्स उनका नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्ण। सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जिनके हम याद में बनाते हैं फ्रेंड्स हर साल 5 सितंबर को टीचर डे। आपको याद भी होगा, टीचर डे आप लोग बनाए भी होंगे, तो वो इन्हीं के दौरान में है। चलिए तो 2 स्टेप 3 स्टेप अब आगे बढ़ते हैं। हम से चलते हैं फ्रेंड्स प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं उनके बारे में। उनका क्या वोटिंग हम लोग करते हैं? बिल्कुल नहीं, हम लोग नहीं करते। उनका वोटिंग कौन करता है? तो हम लोग जो चुनते हैं, लोकसभा के सदस्य चुनते हैं लोकसभा के लिए, उनका वोटिंग वो करते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री की बात हम कर रहे थे। प्रधानमंत्री बनने का सबसे बात करूं यहाँ पर लीगल एज क्या है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पर डाल दे सकता है, तो याद रखिएगा ताकि आपको याद रहे हमेशा, ठीक है। उससे पहले हम लीगल एज से पहले बात कर लेते हैं कि इनका शपथ कौन दिलाता है फ्रेंड्स। इनका जो शपथ है वो दिलवाते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति ये काम है इनका शपथ दिलवाना। आप ध्यान रखिएगा ताकि इसको क्वेश्चन यहाँ से डाल सकता है, तो ये क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं आना है। चलिए चलते हैं सीधे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, तो वो है फ्रेंड 25 साल 25 ईयर्स कम से कम चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो बन सकते हैं। अपने देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो नाम था जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अपने देश के जो थे सो आपके ये महिला में प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी,
याद रखिएगा, इंदिरा गांधी। इसका क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको याद रखना है। चलिए अब हम थोड़ा चलते हैं नेक्स्ट के अंदर में। वो नेक्स्ट है हमारे फ्रेंड्स ये मंत्री, हमारे महान्यायवादी, मतलब कहने का अर्थ है जो हमारे चीफ जस्टिस बैठते हैं, चीफ जस्टिस, उनके बारे में बात कर रहे थे। ये कौन है महान्यायवादी? तो फ्रेंड्स एक्चुअली के अंदर में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है दुनिया जो सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट होता है, सबसे पहले होता है यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना, होता है पहले सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट के ऊपर फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर फ्रेंड्स अब धीरे धीरे हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में बैठते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स महान्यायवादी। उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। ये महान्यायवादी कौन है फ्रेंड्स? यही महान्यायवादी जो होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं, ठीक है। इन्हें कंट्रोल में क्या है फ्रेंड्स? इन्हें कंट्रोल के अंदर में ये है कि फ्रेंड्स ये चाहे तो भारत के राष्ट्रपति को सलाह भी दे सकते हैं। जब फ्रेंड्स बात आई है सलाह का, तो मैं बता दूं कि क्वेश्चन आपसे मैं भूल गया था, वो याद कर लीजिए कि अपने देश में जब इनोवेशन बन रहा था, जब भारतीय संविधान बन रहा था, उस समय अपने यहाँ सलाहकार कौन था? तो के.एम. मुंशी साहब, के.एम. मुंशी। ऊपर की बात है, मैं बताना भूल गया था, ये भी ध्यान रखिए। के.एम. मुंशी कौन थे? हमारे देश के सलाहकार थे राष्ट्रपति के। फिलहाल मैं बता दूं कि महान्यायवादी का काम क्या है? देश का सबको सलाह देना, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए काम करना, ठीक है। चलिए, और सब इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपसे आ सकता है। चलिए अब धीरे धीरे हम थोड़ा सा और डीप जाते हैं और डीप की बात करते हैं, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर, आइए बात करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स संसद के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड्स? संसद के बारे में। इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसको 2 पार्ट में चेंज किया गया है, 3 पार्ट है, माफ करना, 3 पार्ट के अंदर में। पहला फ्रेंड्स लोकसभा, ठीक है, लोकसभा। सेकेंड फ्रेंड्स आपका राज्यसभा, और थर्ड है आपका राष्ट्रपति। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद हम लोग पढ़ ही लिए, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा का आर्टिकल क्या है फ्रेंड्स? वो है 80। इसे क्या कहते हैं? इसे हम हाई असेंबली भी कहते हैं। इसका कार्यकाल कितने दिन का होता है फ्रेंड्स? इसका कार्यकाल होता है 6 साल का। बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें मैक्सिमम सीट कितनी होती है? 250 सीट मैक्सिमम हो सकती है। इसके जो होते हैं स्पीकर कौन होते हैं, मतलब अध्यक्ष कौन होते हैं फ्रेंड्स? तो वो होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से डालेगा आपको ताकि ये हर चीज़ आपको याद रहना चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। चलिए अब हम बात से फ्रेंड्स करते हैं सीधे लोकसभा के बारे में। लोकसभा के मैं बात करूँ, इसका आर्टिकल क्या है फ्रेंड्स? तो 81। इसे हम लो असेंबली के नाम से भी जानते हैं। इसका जो है टोटल सीट कितनी होता है? 550 इसमें टोटल सीट रह सकते हैं। कितना फ्रेंड्स? 550, 550 सीट इसके अंदर में कम से कम चाहिए ही, है ना। अभी कितना है वर्तमान में? 543 अभी अवेलेबल है। फिलहाल 550 सीट कम से कम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट 550 हो सकता है। और अभी कितना है अवेलेबल? तो अभी 543 इसके अंदर में आते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, आइए। चलिए लास्ट अब बचा हुआ था फ्रेंड्स आपको चुनाव आयोग। चुनाव आयोग से मैंने क्वेश्चन ज़्यादा नहीं देखा फ्रेंड्स। वैसे बता दूं इसका काम क्या है। यह काम यह है कि इंडिया के देश के अंदर जो वोटिंग होता है ना, वोटिंग काम यही है इसका, वोटिंग करवाना, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं देखा, बस 1-2 क्वेश्चन देखा था, वो छोड़ सकते हो आप लोग, इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब हम जितना हमने पढ़ा था उतना हम थोड़ा प्रीवियस ईयर में देखते हैं। प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन टकराती है, वैसे जितना मैंने बताया उससे उतना मिल पाता है या फिर नहीं मिल पाता है। चलिए थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। आइए यहाँ देखिए, मैं अगर यहाँ बात कर लूँगा तो आप यहाँ देख सकते हो, ये मेरे पास है 2022 का क्वेश्चन। इसके अंदर में देखिए, इसके अंदर में किस टाइप का क्वेश्चन आ गया है उसके अंदर बात करें। चलिए देख लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। 1 मिनट में दिखा रहा हूँ, रुक जाइए। ये देखिए मैंने अभी जस्ट पढ़ाया फ्रेंड्स। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने डैश को संविधान का हृदय और आत्मा बनाया था। तब मैंने क्या कहा था फ्रेंड्स? यहाँ देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर कंसिडर डैश एज ए हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये आंसर तो मुझे पहले मिल गया। ये तो खत्म है, ये खत्म है, ये खत्म है फ्रेंड्स। ये कहाँ तक आता है फ्रेंड्स? ये आता है आर्टिकल 12 से 35 तक, ठीक है ना। ये किस में आता है? 32 के अंदर में आता है। तो ये किस में आ गया फ्रेंड्स? आर्टिकल नंबर 74 के अंदर में। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि आराम से आप बना सकते हो। जितना मैंने पढ़ाया था उससे क्वेश्चन तो पक्का आपका आएगा ही आएगा। चलिए और सब मैं क्वेश्चन में देखा था उसके बारे में हम स्टार्टिंग में ही बात कर दिए थे। वो सब क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन मैं कहीं पढ़ा ही दिया हूँ। यहाँ देख लेता हूँ, देखिए यहाँ मैं एक क्वेश्चन और बात कर लेता हूँ। यहाँ देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए, मैंने खाली यहाँ से तो बात कर ही लिया था। श्रम उत्पादन साधन क्या है ये सब तो बता ही दिए थे। और भी कुछ ऐसा क्वेश्चन है नहीं मुझे लग रहा है जो कि आपके एग्जाम के अंदर में आएगा और आप उसका क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैं दिखाया था, रुक जाइए 1 मिनट। ये देखिए, ये वाला मैंने बताया था फ्रेंड्स। यहाँ पर ये वाला, ये देखिए यहाँ पर कि मताधिकार करने की बात में उम्र क्या है। मैंने कहा था कि पहले था 21 साल, लेकिन क्या हुआ 61वें अमेंडमेंट में चेंज कितने कर रहे हैं यहाँ पर 18 ईयर्स के बारे में कर दिया। यहाँ पर 18 साल आंसर होगा, ठीक है।
फिर ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का बनाया था, ये तो पता है सबको, ये 8 मार्च को बनाया था, ये तो सबको पता है। खैर चलिए, तो दिवस वाला तो अलग एक अलग टॉपिक ही है। फिर ये देखिए ये क्वेश्चन आया यहाँ पर कि लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है फ्रेंड्स? 5 साल का होता है। ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं बता दिया था। फिर ये देखिए मैंने ये पढ़ाया फ्रेंड्स, आपकी भारत संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना, बी आर अम्बेडकर जी थे, तो ये तो पता ही है आपको। फिर ये देखिए ये क्वेश्चन मिला ना आपको, भारत के राष्ट्रपति के रचयिता कौन है फ्रेंड्स? तो ये भी सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रविन्द्रनाथ टैगोर। और यहाँ पर राष्ट्रगान लिखा हुआ है, ध्यान यहाँ पर राष्ट्रगान लिखा हुआ है, राष्ट्रगीत लिखा होता है ना, उस केस में आंसर कौन होता? बंकिम चटर्जी होता है, वो है हमारे वंदे मातरम। और फिर ये क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था कि हु अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो वो कौन है फ्रेंड्स? कि कौन जो है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है फ्रेंड्स? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये तो सिंपल आसान है यहाँ पर, है ना, इसको ये करते हैं, इस वाले को ये करते हैं। तो बस यही था आज के लिए, थैंक यू सो मच। और आई थिंक मेरे ख्याल जितने भी डाउट था वो आप लोग ख़त्म कर चुके होंगे, और आगे आने में डाउट नहीं होगा। बाकी जो क्लासेज आएगी उसके मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, क्या आएगी कैसे आएगी। जो नेक्स्ट क्लास फ्रेंड्स होगी वो होगी फ्रेंड्स आपके जियोग्राफी के ऊपर में, और उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू, आप लोग तैयारी कीजिए इंट्रेंस एग्जाम का, और जल्द ही जो बाकी जो अदर वीडियोस है कि इंटरव्यू कब होगा, कैसे होगा, फिर क्या इससे जो कुछ क्वेश्चन बताइए सर, सब बहुत सारे पूछ रहे हैं, या फिर कट ऑफ कितना जाएगा पटना यूनिवर्सिटी के अंदर में, इस बार इंट्रेंस एग्जाम नहीं हो रहा है, कैसा जाएगा, वो सब मैं बताऊंगा। ठीक है, टेंशन की भी कोई बात नहीं, मैं सब वीडियो आएगी। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग जय हिंद जय भारत। और आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग सपोर्ट नहीं करते, आप लोग शेयर नहीं करते, शेयर मारिए फ्रेंड्स, ठीक है, जो भी दोस्त आप करना चाहते हो सबको शेयर कीजिए, तभी तो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ेंगे, तभी तो आप आगे बढ़िएगा। आप ना शेयर करते हो ना, तो बस आप क्लास देके छोड़ देते हो। क्लास देखो, शेयर करो, और जरूर सी बात की नोट्स जरूर बनाओ, तैयारी करो। बाय।